Basically, in the research methodology, we have learned the meaning of research, the characteristics of research, the डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है, वेरिएबल एंड देयर इम्पोर्टेंस, शेड्यूल, केस स्टडी, सर्वे एंड द क्वेश्चनरीज। The importance of questionnaires is very much important in it. Then the qualities of the research and the computer applications in research. Satish sir has given a very beautiful lecture on it. I think all of you have enjoyed it. और यहाँ पर मैं और एक चीज एड ऑन करना चाहूंगा कि there are n number of applications are there, n number of computer programs are there, जो आप आपका अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, अकॉर्डिंग टू योर डेटा आप उसको यूज कर सकते हैं। तो एट द एंड हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का रिसर्च कितना अच्छा है और हमारा रिसर्च का क्वालिटी क्या है, इस चीज को कौन एस्टेब्लिश करता है, इस चीज को एस्टेब्लिश करता है द पब्लिकेशन, इन which journal we have published it, इसका क्वालिटी क्या है, इसका साइटेशन क्या है, ये सब इसमें डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो रिसर्च बेसिकली तो ये हम लोग के पास जो रिसर्च आर्टिकल है वो हम लोग कैसे पढ़े, उसको हम लोग कैसे समझे और उसको हम लोग कैसे पब्लिश करें, इस बारे में हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आप लोग का सामने इस चीज को समझाने का कोशिश करता हूँ कि ये जो रिसर्च आर्टिकल है, ये राइटिंग ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज। जैसे सपोज वी आर गोइंग टू टेक द केस ऑफ ओहम्स लॉ। ये ओहम्स लॉ क्या है ये हम सभी को मालूम है, लेकिन ये ओहम्स लॉ, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये कोई ना कोई लैब में हुआ था। उसका बाद क्या हुआ है, किसी ना किसी तरीके से हम लोग उसको हमारा लेवल स्टडी किया, बुक में कैसे आया है ये चीज को हम लोग को समझना जरूरी है। ये कोई ना कोई लैब में इन्वेंटेड हुआ था, उसका बाद वो चीज इतना पॉपुलैरिटी कैसे गेन किया। जैसे यहाँ पर मैं आप लोग एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे हम लोग जो सुनते हैं कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज हुआ है, केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड हुआ है, लेकिन कैसे क्यों ये नोबेल अवार्ड होता है। बेसिकली आप जो काम करते हैं उस काम को आपको इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करवाना पड़ता है, और वो पब्लिकेशन का बाद कितना कैंडिडेट में उस चीज को किया, आपके जर्नल को साइटेशन कितना हुआ, ये आपको डिपेंड करके आपका एच इंडेक्स डिपेंड करता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद द इन्वेंशन ऑफ रेडियो, लेकिन ये रेडियो किसका साथ जुड़ा हुआ है, ये रेडियो नाम जुड़ा हुआ है मैक्रोनी साहब का साथ। रेडियो का हिस्ट्री आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जगदीश चंद्र बोस who has invented the radio wave that made that is used for the first radio, but आज के दिन में जगदीश चंद्र बोस का नाम रेडियो का साथ नहीं जुड़ा गया है। ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट और इसका नाम जुड़ा गया है, रेडियो का साथ जुड़ा गया है जो नाम वो है डॉक्टर मैक्रोनी। ये जो है जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो को इन्वेंट किया, लेकिन इस चीज का रेडियो का नाम जुड़ा गया मैक्रोनी साहब का साथ। लेकिन क्यों, ये क्वेश्चन हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत अच्छा क्वालिटी का कोई रिसर्च या इन्वेंटमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को मैं प्रॉपर वे में यूटिलाइज ना करूं तो मेरा पहले कोई उसमें पेटेंट ले लेंगे और उस चीज का नाम इसका साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे आप रिसर्च का हिस्ट्री में देखेंगे तो एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर ये जो रिसर्च इन्वेंशन को चोरी करके दूसरा किसी ने उस चीज को पब्लिश किया या खुद का नाम से पेटेंट करवा लिया। तो बीइंग ए रिसर्चर वी हैव टू वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग द सेम। तो इसलिए हम लोग के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है डॉक्यूमेंटेशन। इफ वी आर वेरी मच स्ट्रांग इन डॉक्यूमेंटेशन आवर रिसर्च तो हम लोग का सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होगा
और मैं मेरा क्रेडिट, रिसर्च का क्रेडिट मैं खुद ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात हम लोग को जरूर ध्यान रखना है, जैसे हम लोग का बस पेपर राइटिंग का बात आ जाते हैं तो हम लोग किधर से भी कॉपी पेस्ट करके उस चीज को पब्लिश करके भाई कोई भी छोटा मोटा जर्नल में वो पब्लिश हो जाए। लेकिन एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आपका सामने रखा गया है, क्या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि देखिए ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स को आप गौर कीजिए। लेवल 1, withdraw of manuscript submitted publication and cannot be published any work for minimum of period of 1 year depending on your level of your copyright। तो ये यहाँ पर देयर आर वेरियस टाइप ऑफ केसेस, और आपका रिसर्च पेपर, आपका थीसिस फुल्ली बैड भी हो सकता है इस चीज के लिए। और तो बेसिकली हम लोग जब भी रिसर्च आर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग को समझना पड़ेगा कितनी तरीके का रिसर्च आर्टिकल आज के दिन में प्रेजेंट है। दे आर द रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू आर्टिकल क्या करते हैं, जैसे कोई भी, जैसे हम लोग का कोई कॉलीग आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, तो ये रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको स्टडी करने के लिए आपका पास इन नंबर ऑफ बुक्स है, इन नंबर ऑफ साइट्स है, लेकिन सबसे बेस्ट वे है रेफरिंग अ लिटरेचर। और कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर ये जो रिव्यू आर्टिकल होता है, रिव्यू आर्टिकल एक केस हिस्ट्री होता है। ये केस हिस्ट्री क्या बोलता है, बेसिकली इट टेल्स यू कि उस जो भी कंपोजिशन, जैसे मैं जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में काम किया था, तो मेटल ऑक्साइड में आज कौन सबसे पहले कौन काम किया था, और आज का दिन में जो अपडेटेड वर्जन है वो क्या है, ये सब चीज के बारे में ये रिव्यू आर्टिकल हम लोग को एक आइडिया देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है ओरिजिनल आर्टिकल और द रिसर्च पेपर राइटिंग। ओरिजिनल आर्टिकल और द रिसर्च पेपर राइटिंग। तो ये जो चीज होता है बेसिकली हम लोग का पास जो होता है, तो ये जो रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च पेपर में हम लोग को एक चीज बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमारा चीज कॉपीराइट में ना फंसे। ये हम लोग को दो तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। मेरा भी पेपर को कोई कॉपी करके पब्लिश करवा सकता है, ठीक है, तो वहां वी हैव टू टेक एक्शन ऑफ कॉपीराइट। और किसी का पेपर को मैं कॉपी करके पब्लिश कर दिया तो मेरा ऊपर भी वो कॉपीराइट एक्शन ले सकते हैं, जहां पर आपका पेपर या आपका किसी लाइफ लॉन्ग के लिए भी बैन हो सकता है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है बुक चैप्टर। और उस जैसे हम लोग का जो है लाइफ में ये जो पब्लिकेशन एक बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ जाता है। जैसे आप कोई रिसर्च आर्टिकल भी, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है नैनो टेक्नोलॉजी, तो मुझे कोई ना कोई आर्टिकल बुक देना पड़ेगा और वो मेरा रिसर्च आर्टिकल भी हो सकता है। बुक रिव्यू, एज ए रिव्यूअर मुझे उस चीज को रिव्यू भी करना है। तो जो चीज मैं आज आपको बोलने जा रहा हूँ, दीज आर द वेरी मच बेसिक टाइप ऑफ थिंग। उसके बाद आता है कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट होता है शॉर्ट कम्युनिकेशन और नोट्स, और उसका आगे होता है पेटेंट राइटिंग। ये जो पेटेंट राइटिंग जो है, पेटेंट राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इट। तो ये जो चीज है, ये पेटेंट राइटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, और ये चीज को मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं मेरा पिछले दिन भी बोला था कि यहाँ पर चोरी से बचने के लिए हम लोग का पास एक लॉ रेगुलेशन है, उसका अंदर एक है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या होता है, इसके ऊपर मेरा एक टॉक है जिसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूं, वहां पर मैं इसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब किया हूं, यू कैन रेफर दैट ऑल्सो। और बेसिकली ये आईपीआर 4 तरीके का होता है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट। यहाँ पर बेसिक 4 तरीका दिखाया गया, और भी बहुत तरीका का होता है जैसे डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया। मैं यहाँ पर कुछ को डिफाइन भी किया हूं, जैसे ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट डिस्क्राइब about the general formula of any product and the key behind the organization's progress.
बेसिकली ये जो होता है, दिस इज वन ऑल्सो काइंड ऑफ कॉपीराइट फॉर्म, एंड अनदर वन इज कॉपीराइट। कॉपीराइट इज अ टर्म, बेसिकली ये कॉपीराइट है जो आपका पेपर को प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा कोई आपका पेपर को कॉपी किया तो आप उसका अगेंस्ट में कॉपीराइट फॉर्म क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पेटेंट। जैसे मैं रेडियो का एग्जांपल दिया, पेटेंट आपको लगता है आपका काम इनोवेटिव है, आपका आइडिया इनोवेटिव है, तो यू कैन डायरेक्टली विदाउट पब्लिशिंग इट, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर पेटेंटिंग इट, और ये आपको लाइफ में रॉयल्टी भी देगा। ठीक है, ज्यादा हम लोग बुक के लिख के रॉयल्टी मिलता है, ऐसे पेटेंट से भी आपको रॉयल्टी मिलेगा। और उसका बाद जो चीज आता है वो है ट्रेडमार्क। ये जैसे कैस्ट्रॉल, पेप्सी, कोको कोला, सबका खुद का एक अलग अलग लोगो होता है, तो इस चीज को भी आप पेटेंटिंग कर सकते हैं, कोई उस चीज को आपको कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ पैरामीटर्स आर देयर। और ये पेटेंट राइटिंग है, ये पेटेंट राइटिंग इट डज नॉट नो एनी एज बैरियर, इट डज नॉट नो एनी सेक्स बैरियर। तो यहाँ पर आप कुछ भी चीज मैंने एट द, ये जो आपका सामने जो एग्जाम्पल है, ये इसका नाम है हृदय शंकर सिंह भाटी। ये एट द एज ऑफ 9 ही हैज पेटेंटेड अ फाइल। ओके, और इसमें क्या है कि 6 कैंडिडेट मिलकर एक चेस वेरिएंट इसने इन्वेंट किया था, एक चेस बोर्ड बनाया था जिसमें 6 कैंडिडेट एट ए टाइम ये आपको प्ले कर सकते हैं, और इसके ऊपर एक पेटेंट लिया है एट द एज ऑफ 9। तो आज आपका पास कोई एज बैरियर नहीं है, तो कभी भी आप इस चीज को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो मैं आपको पहले ही बोला हूँ, थ्योरी फिजिक्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर मेरे एक लेक्चर अपलोडेड है, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक टुडेज लेक्चर आल्सो अवेलेबल ओवर हिट। उसका बाद क्या है कि डू वी नीड टू रीड अ पेपर। तो हम लोग को पेपर रीड करना क्यों है, जैसे मैं आपको पहले बोला हूं, हम लोग के पास बहुत सारे ऑनलाइन बुक, ऑनलाइन सोर्स अवेलेबल है, लेकिन वो चीज जो है ऑथेंटिक नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसीलिए पेपर एक पीयर रिव्यू जर्नल होता है, यहाँ पर एक्सपर्ट उसको रिवाइज करते हैं, और उस चीज के हिसाब से म्यूट कीजिएगा आप लोग प्लीज। तो वहां पर आपको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो इसी तरीके से हम लोग माने पेपर रीडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इट, और टू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड। जब भी कोई भी इन्वेंटर कोई चीज इन्वेंट करता है, उसका एक ट्रेंड होता है कि मेरा काम सबसे पहले पब्लिक हो, तो हम लोग का अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगे, वहां से मैं आइडिया लेकर आगे बढ़ सकता हूं, और मैं उस चीज को और भी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। उसका आगे क्या है, टू सीक एविडेंस टू सपोर्ट और आइडियाज। और ये जो जैसे मैं आपको पेटेंट फाइल का बोला, पेटेंट फाइल में आपका पहले कोई उस बात को पब्लिश कर दे तो यू कैन फाइल और टू योर रिसर्च एरिया को ब्रॉडन करने के लिए भी ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो उसका आगे हम लोग चलते हैं कि व्हाई शुड वी बॉदर द रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर एक करंट इन्वेंशन है, जहां पर आपको टोटल करंट इंफॉर्मेशन मिलेंगे, और टेक्स्ट बुक गिव यू द अपडेटेड इंफॉर्मेशन, outdated not updated. You can get enough details to replicate what you read about. Okay, तो एंड ये क्या है, ये बुक से आपको मिलता है, इट कैन एड अप कटिंग एज आइडियाज टेक्निक्स ऑफ योर ओन रिसर्च, ट्रेनिंग ऑफ क्रिटिकल faculties. So you can, these are the various type of importance. That is why you have to go through paper rather than to read a book. ठीक है, तो आपको रिसर्च, आपका रिसर्च को अपडेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका पेपर को एनोटेशन को डीएक्टिवेट कीजिए। कोई भी कर रहे तो एनोटेशन को डीएक्टिवेट कीजिए आप लोग प्लीज। तो क्वालिटी ऑफ पेपर ये किसमें डिपेंड करता है, इट बेसिकली डिपेंड ऑन द ओरिजिनल रिसर्च। आपका रिसर्च ओरिजिनल हो, अदरवाइज आप कॉपीराइट फॉर्म में आ जाएंगे। इट
could give you a new review opinion or the hypothesis। जो भी चीज को आप इन्वेंट कर रहे हैं, जो भी चीज को आप लिख रहे हैं, उसका आपका खुद के स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट ओपिनियन हो, ठीक है। और पीआर बिकॉज द क्वालिटी ऑफ अ पेपर, मैं आपको पहले ही बोला हूं कि यू डोंट गो फॉर अ पेड जर्नल, यू मस्ट रेफर फॉर अ पीयर रिव्यूड जर्नल। पीयर रिव्यूड जर्नल में जैसे आपको थोड़ा सा हार्डवेयर फेस करना पड़ेगा एट द फर्स्ट स्टेज, लेकिन एक बार आप जब उस चीज को पब्लिश करेंगे तो यू कैन गेट अ हैबिट ऑफ पब्लिशिंग योर डेटा अगेन एंड अगेन। सो माय सजेशन, मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा व्हाट जर्नल्स यू हैव टू रेफर फॉर इट। और आपको और एक बात बोलूं, मैं जैसे मैं फिजिक्स हूँ, फिजिक्स का जैसे नेचर का इम्पैक्ट फैक्टर 24 to 25 होता है। आपका जो भी एक दो पेपर आप नेचर में पब्लिश करवा दे तो आपका लाइफ में कोई भी इंटरव्यू बोर्ड आपको नेग्लेक्ट कर नहीं पाएंगे, ठीक है। आपका सीवी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपका एच इम्पैक्ट, आई इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसीलिए व्हाट काइंड ऑफ पेपर वी शुड राइट, पेपर एंड जर्नल्स जज बाय देयर साइटेशन। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ये साइटेशन क्या है। ये साइटेशन क्या होता है? साइटेशन जैसे मैं मेरा एक पेपर में आपको दिया हूं और उस समय आपको प्रिंट करने बोला हूं, किसी ने उस पेपर को प्रिंट किया तो उसका लास्ट पेज में जाइए। आप लास्ट पेज में जाकर आप देखेंगे यू आर गोइंग टू गेट इन नंबर ऑफ रेफरेंसेस ओवर देयर। तो ये जो आपका जर्नल, सपोज मेरा पेपर आपका हाथ में है, आप उस पेपर को रेफर किए और उसका रेफरेंस में पुटअप किए तो मेरा साइटेशन एक बन जाएगा। और वो साइटेशन समझने के लिए रिसर्च स्कॉलर, गूगल स्कॉलर, इन नंबर ऑफ फील्ड्स है, ठीक है। वो पेपर जहां पर ये पब्लिश है वो भी उसके बाद में एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन देंगे कि आपका पेपर इतना साइटेशन हुआ है। और ये साइटेशन आपको जितना बढ़ेंगे आपका एच इंडेक्स, आई इंडेक्स उतना हाई होते जाएंगे, ठीक है। यू ऑल्सो नीड टू आस्क अ स्पेशलिस्ट जर्नल। जब स्पेशलिस्ट जर्नल में फिजिक्स में बोलूं तो ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, अप्लाइड साइंस लेटर्स, एपीएल इज अ वेरी वेरी गुड जर्नल, अप्लाइड ऑप्टिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। और व्हाट दिस जर्नल आर पेड जर्नल, बेसिकली ये जो चीज होता है, आप जो भी जर्नल रेफर करेंगे, आपको पेड जर्नल भी रेफर कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे जर्नल भी पेड हो रहा है, बट यू शुड बी वेरी मच केयरफुल दैट इट शुड बी स्कोपस इंडेक्स्ड, इट शुड बी स्कोपस इंडेक्स्ड। ये स्कोपस क्या होता है, ये सब चीज के बारे में भी मैं आपको आइडियाज दूंगा मेरा नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो ये जो चीज है देखिए, मैं इस जर्नल को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ और मेरा जर्नल ज्यादा पब्लिकेशन इसी जर्नल में है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या है देखिए, फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, हेल्थ साइंस, सोशल साइंस, ये सब चीज का सोशल साइंस, तो ये सब चीज का पेपर यहाँ पर पब्लिश होता है। और एक बार आपका पेपर एल्सवर्ड में आ गया तो आपका नाउ ये जो मैं और एक चीज का बहुत ज्यादा जिक्र कर रहा हूँ वो स्कोप ऑफ इंडेक्स जर्नल। स्कोप ऑफ इंडेक्स जर्नल क्या है? इट इज एन एल्सवर्ड एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस that launched in 2004 to improve institutions and professionals progress in science and healthcare। ये जो चीज है ये स्कोपस का साइट से उठा हुआ डेफिनेशन है। तो इस चीज को आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि ये जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल है ये एक एल्सवेयर का डेटाबेस है। ये जो चीज है इस चीज के जरिए आप यहाँ पे इस चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार आपका डेटा इसका अंदर आ गया तो आपका जो रिसर्च का और आपका फिजिक्स का लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाता है। तो इसका आगे हम लोग के पास जो पहले भी मैं आपको जो पास बोला था कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, तो यहाँ पर क्या होता है एआईपी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग एक ऐसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन डेटाबेस है जहां पर आपका डेटा कोई भी चीज आप पब्लिश करेंगे तो वो आपको इंटरनेशनली पब्लिश हो जाएंगे और आपका एपीआई मार्क्स का जब काउंटिंग होगा तभी भी इसका रैंकिंग होता है, ठीक है।
तो यह आपका रिकॉग्निशन, ये जो आप जैसे एक रिसर्च पीएचडी में एनरोल कर लिया खुद को, तो आपका नाम ये पीएचडी अच्छी तरीके से जोड़ गया। और यहाँ पर आपका दो क्वालिटी चाहिए, क्या क्या है? डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क एंड डिवोशन एंड सैक्रिफाइस। इट कैन गिव यू द साइटेशन ऑफ एच इंडेक्स एंड I10 इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो चीज है। उसके बाद अभी मैं आप लोग का साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं आपका साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है पेपर राइटिंग, हाउ टू राइट अ पेपर। बेसिकली मेरा पेपर आपका हाथ में है, तो उस चीज को देखिए, ये जो इस पोर्शन के लिए बेसिकली मैं इस पेपर का आपको प्रिंट आउट करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर देखिए, एक पेपर क्या होता है? एक पेपर, बिकॉज रिसर्च इज अ प्रॉब्लम एंड योर क्वालिटी इज द डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप किस तरीके से उस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट इज द वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये इस क्वालिटी को रिवील करता है आपका रिसर्च आर्टिकल। ठीक है, तो ये रिसर्च आर्टिकल बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ सम एनाटॉमी, इससे कुछ कुछ पार्ट्स है, जैसे टाइटल्स एंड ऑथर्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी। आपका में पेपर है तो पेज को पलट कर देखिए, यहाँ पर फ्रंट पेज से दिखाया गया है। ये जो चीज है, दिस इज, वेट अ मिनट, दिस इज कॉल्ड द टाइटल। दिस टाइटल बेसिकली डिस्क्राइब कि मेरा पेपर में क्या क्या चीज है। ठीक है, मेरा पेपर में क्या चीज है। उसके बाद है ऑथर। You should be very much careful in writing down the author's name. ये जो फर्स्ट ऑथर है, फर्स्ट ऑथर सिग्निफाइज इट इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग अ पेपर। ये जो जैसे अरिंदम बोल, बिकॉज दिस इज माय पेपर, तो माय नेम इज इन फ्रंट एंड दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑथर। उसके बाद देखिए, इसका जूम आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए नाम के ऊपर में एक स्टार लगा हुआ है। मेरा गाइड है डॉक्टर रामपाल शर्मा। He has, under his guidance, I have completed the thing, so he is the corresponding author. उसके बाद जो जो मेरा सलाहकार है, जो जो मुझे काम में हेल्प किया था, वो यहाँ पर अवेलेबल है। VS तौर, राजेश ए जोशी, दीपाली जे डेस्ले, YG गुजके, केम जादव एंड स्वांग हंग हैंड। That means they are the person with the help of whom I have written up the paper. So this is the list of the paper. और यहाँ पर आपको और एक बात बोल दूं, सपोज इस पेपर में आपका 4 मार्क्स होता है, तो इसमें 2 मार्क्स जाता है फर्स्ट ऑथर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर, और जो रिमेनिंग जो डेटा होता है, सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडिडेट्स आर देयर। ठीक है, तो द रिमेनिंग 2 मार्क्स हैव बीन डिवाइडेड बाय 7। सो दीज ऑथर्स कैन गेट API मार्क्स, गेट मैंने इसको कितने API मार्क्स मिलेंगे? 2.7, और मुझे और कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर, मुझे और मेरा गाइड को मिलेंगे 2 मार्क्स। सो लाइक दिस वे यहाँ से पेपर से आपका API मार्क्स डिफाइन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली टेल्स यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन और द मेन अचीवमेंट ऑफ द पेपर। और इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या बोलता है? इस इंट्रोडक्शन को आप पढ़ेंगे तो पहले देखिए, ये वाला पोर्शन में आपको दिखेगा कि लिटरेचर सर्वे क्या क्या है, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर आपको मिलेंगे। और लास्ट में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में आपका बस पेपर है, तो उसको करके देखना आप, ये वाला पोर्शन में मेरा क्या क्या अचीवमेंट हुआ है और मैं इसका आपको क्यों कर रहा हूँ, इस चीज को मैं यहाँ पर इंटरप्रेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो इसीलिए आपको बोला गया था इस पेपर का प्रिंट आउट लीजिए, और आपको आगे चल के समझ में आएंगे कि मैं आपको क्यों प्रिंट आउट लेने के लिए बोला। इसके बाद होता है इंस्ट्रक्शन, और आप पेज को पलटेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये आपका पास है एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज ऑल्सो मेथड ऑल्सो। उसके बाद है रिजल्ट एंड डिस्कशन। जब आप पेज पलटेंगे, रिजल्ट आपको n नंबर ऑफ डेटा मिलेंगे, जो मेरा सपोर्टिंग डेटा है, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? मुझे उस चीज को डिस्कस करना पड़ेगा कि ये डेटा क्या इंटरप्रेट कर रहा है
और वहां से मुझे कंक्लूजन में आना पड़ेगा, व्हाट दिस पेपर कैन कंक्लूड, और उसका बाद एट द लास्ट द एक्नॉलेजमेंट्स आर देयर। एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा, जो यहाँ पर ऑथर्स लिस्ट में नहीं है लेकिन जो मेरा काम किए है उस चीज को समझने का कोशिश, मैं उसको थैंक्स रीडिंग किए थे वो मेरा। तो ये जो है, तो अभी मैं पार्ट बाय पार्ट इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। द प्लेस टू फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेपर सब्जेक्ट मैटर, यहाँ से आपको पेपर, कोई भी पेपर आपका हाथ में आ गया तो इज इट ऑफ योर क्वालिटी, ऑफ योर रिसर्च, ऑफ योर इंटरेस्ट और नॉट, ये आपका इंटरेस्ट का पेपर है या नहीं, इस चीज को समझने के लिए आप उसका टाइटल को नोट पढ़िए। टाइटल पढ़ने के बाद आप उसको एब्स्ट्रैक्ट को पढ़िए। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने का बाद इफ दीज टू थिंग्स कैन फुलफिल योर रिक्वायरमेंट देन यू शुड गो फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, और उसके बाद क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपको कुछ कुछ मैटर क्लियर नहीं हो सकता है, दैट इज व्हाई यू हैव टू गो फॉर द यू हैव टू गो फॉर द कंक्लूजन पार्ट। ओके, तो इसी तरीके से जो टाइटल्स एंड ऑथर्स ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर चुका हूं। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इट बेसिकली टेल्स यू ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट, पर्पस ऑफ द स्टडी, मेजर फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, रिलेशनशिप बिटवीन दिस फाइंडिंग्स एंड द फील्ड, मैंने इसमें जो जो काम हुआ है उससे ये काम क्यों बेटर है, इस चीज को भी एस्टैब्लिश करते हैं इनिशियल स्टेज में कौन, आपका एब्स्ट्रैक्ट। और इस चीज को स्ट्रेंथन कौन करता है, इस चीज को स्ट्रेंथन करता है आपका इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन क्या है मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, दैट इज व्हाई आई एम स्किपिंग दिस स्लाइड। ओके, और उसके बाद हाउ टू अप्रोच द इंट्रोडक्शन। जैसे आप कोई भी पेपर पढ़ना चालू करेंगे तो आपको पेपर को कैसे पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले आप उसका लिए एक मोटा सा रजिस्टर तैयार कर लीजिए और आपका पास 2 से 3 तरीके का पेन रखिए, मार्कर रखिए, पेपर का हार्ड कॉपी आपको पास रखिए। आप कीजिए जो आपको मेन पॉइंट लग रहा है उस चीज को आप नोट डाउन कीजिए, टेक द नोट्स, ड्रॉइंग मिनी फिगर्स। वहां पर आप सपोज पीएल स्पेक्ट्रा लिए है, पीएल स्पेक्ट्रा में एक्साइटम शो कर रहा है या नहीं, ठीक है, या आपका जो भी डेटा है वो डेटा को किस तरीके से एनालिसिस किया है उसका छोटा मोटा ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके नोट डाउन करके रखिए। और आपको कोई भी चीज का प्रॉब्लम होता है उस पॉइंट का दूसरा कॉपी में राफ रिकॉर्ड बुक में नोट डाउन कीजिए और उस चीज का क्रॉस वेरीफाई कीजिए। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग अ इंट्रोडक्शन। और ये जो आप शॉर्ट नोट्स लेंगे, आप बोलेंगे ये पेपर तो मेरे पास है तो मैं शॉर्ट नोट्स लेने का क्या जरूरत, 2 साल आप जब राइटिंग, तो ये चीज क्या करेंगे, इट कैन गिव यू द डिटेल्स कि आप क्या क्या पढ़ाई किया है, और वहां पर टाइटल, जर्नल्स का नेम, वॉल्यूम, पेज नंबर एंड टाइटल ऑफ पेपर, इस चीज को भी आपको नोट करके रखना बहुत ही जरूरी है। मेटेरियल्स एंड मेथड, जैसे मेटेरियल साइंटिस्ट हूं तो यहाँ पर मैं क्या किया, मेरा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उस मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कौन हेल्प करता है, वो हेल्प करता है रिसर्च में एंड मेथोडोलॉजी। ओके, एंड ये बेसिकली डिस्क्राइब योर मेथड्स बाय व्हिच यू हैव प्रिपेयर्ड द सैंपल। आपने कोई केस स्टडी किया है, कहां पर जाकर आप कोई केस स्टडी किया है तो कैसे कैसे किया, कौन सा टेक्निक अपनाया, कौन सा लॉजिक से आप क्वेश्चन आंसरिंग किया, ये सब के बारे में भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द प्लेस ऑफ डिस्कशन दिस टाइप ऑफ थिंग। अभी आप किस टाइप से इस मटेरियल इसको पढ़ेंगे, एज अ बिगिनर ऑफ द रिसर्चर, आप पहले तो आपको लगा कि ये पेपर मेरा काम का पेपर है तो उसे थोड़ो पढ़िए, थोड़ो गो थ्रू कीजिए उसको। उसके बाद आपको आप क्या कीजिए, वहां पर ये नोट डाउन कीजिए इसमें कितना, जैसे मैं एक कैंडिडेट क्वेश्चन पूछ रहा था किसी मेरा लेक्चरर को कि सर मैं पूछूं डेटाबेस में कितना क्वेश्चन होना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। तो जो भी चीज आप स्टडी करेंगे उस चीज का आपको थोड़ा लिटरेचर सर्वे होना चाहिए कि इसका पहले ये काम हुआ है। और यहाँ पर आप आपका लिटरेचर सर्वे में आप जितना स्ट्रांग होगा, आपका फाइल जितना मोटा होगा, ठीक है, उतना आपका रिसर्च करने का तरीका अलग होता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, उसके बाद क्या आता है, रिजल्ट क्या बोलता है, आप वो जो भी मॉडल वगैरह बनाए हैं कुछ भी चीज हो
उस चीज का आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या क्या आपका डेटा है, क्या क्या ग्राफ है, ये सब चीज के बारे में आपको वो एक्सप्लेन करता है। रिजल्ट्स आर ऑफन सिंपली स्टेटेड इंटरप्रिटेशन विद द कमिंग लेटर इन द डिस्कशन। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिजल्ट्स को यू हैव टू डिस्कस इन योर ओन इन द डिस्कशन सेक्शन। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को पढ़ना बहुत ही स्मार्ट जॉब होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रीड टेक्स्ट बट एंड एग्जामिन द फिगर। एक बात हमेशा ध्यान में रख के चलिए, आप किसी भी पेपर पढ़ रहे, लेकिन आप पहले पेपर पढ़ने का बाद, पेपर ग्राफ देखने का बाद या कोई इंटरप्रिटेशन देखने का बाद, बिफोर रीडिंग आप उसको कंक्लूड कीजिए कि यहाँ पे मुझे ये चीज एक्सप्लेन किया जा सकता है, और फिर आप उसको पढ़िए। आपको ये नहीं कि सामने वाला ऑथर आपको सही बोला है, तो आप उस चीज को चैलेंज भी कर सकते और वहां से प्रेरणा लेके आप न्यू पेपर भी पब्लिश कर सकते हैं। तो दिस इज द वे फ्रॉम हाउ यू कैन गेट द नॉलेज एंड एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। ओके, उसके बाद डिस्कशन क्या होता है, मैं आपको पहले ही बोला हूं। तो ये डिस्कशन में आप आपको ओपिनियन भी ऐड कर सकते हैं, और ये डिस्कशन सेक्शन में आप जितना स्ट्रांग होंगे, ठीक है, तो वही चीज आपको करेंगे कि हाउ मच गुड रिसर्चर यू आर। और ये डिस्कशन में डिपेंडिंग ऑन द डिस्कशन सेक्शन योर पेपर कैन बी पब्लिश फ्रॉम द हायर टू हायर इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। So a good researcher can explain it in a smarter way। ये डिस्कशन के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज का भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, हम इस चीज को डिस्कशन कैसे करना है मैं आपको पहले ही बोल दिया। आप आपका खुद का लॉजिक लगाने का कोशिश कीजिए। व्हाट आर द मेन कंक्लूजन, फिर आप उस पेपर को पढ़िए, खुद उसको कंक्लूड कीजिए। इफ द ऑथर दे आर इन सपोर्ट ऑफ योर डेटा, तो मतलब वो ऑथर का ओपिनियन के द्वारा आप एग्री हुए, ओके, तो उसका मॉडिफाई कैसे करेंगे, आपका रिसर्च में न्यू फ्लेवर कैसे ऐड करेंगे, उस बारे में आप सोचिए और आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट क्या है मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। थैंक द पीपल हु कंट्रीब्यूटेड इनटू द पेपर बट दे मस्ट नॉट बी इनटू द ऑथर्स। रेफरेंस, आप जो साइट, जो बुक, जो पेपर को आप रेफर कर रहे हैं, वहां पे आप रेफरेंस पुटअप कीजिए। और ये रेफरेंस सेक्शन भी आपको कॉपीराइट से बचा सकते हैं, बट यू शुड राइट द पेपर इन योर ओन लैंग्वेज। खुद का लैंग्वेज में हमेशा पेपर लिखा कीजिए, ना कि किसी का पेपर को कॉपी कीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, पेपर साइटेड रेफरेंस। ठीक है, ये सब चीज को मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, और सिर्फ यहां तक समझने का बाद ही हम लोग का काम खत्म नहीं होता है। Here the game begins. So you need not have to worry about, you need not have to get yourself tired। आपको टायर्ड होना नहीं है, ये चीज मैं आपको पहले समझाया कि यही चीज को लेकर आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज जो हम लोग का पास, हम लोग जब रिसर्च का लाइन में घुस चुके हैं, तो हम लोग के पास बहुत सारा चीज है, जो चीज को हम लोग को रीड करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, एज ए रिव्यूअर भी हम लोग को उसमें काम करना पड़ेगा, एज ए स्टूडेंट भी हम लोग का पास काम करना पड़ेगा। इसीलिए किसी ने बोला दिल का भी बच्चा है जी, हमें ना दिल में जो सीखने का जो चाहत है, सीखने का जो डिमांड है, उसको कभी खत्म होने मत दीजिए। तो इसी तरीके से हम लोग क्या किए हैं, हम लोग अभी तक सीखे कि पेपर स्टेप वाइज हम लोग पेपर को कैसे पढ़ेंगे। अब व्हाट आर मेन 4 स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ पेपर, स्किम द एंटायर पेपर। लेकिन एक बात मैं बोल दूं, ये पेपर उसी के लिए है जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से मैच करता है। पहले उस पेपर को सॉर्ट करना है, आपको टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन। उसके बाद आप इस पेपर को पढ़िए। क्या क्या आपको देखना है, लुक एट द मेजर हेडिंग। ओके, ये प्रॉपर एनाटॉमी फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीज हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, वहां पर एक बार रिवीजन हो रहा है, ये समझ कर चलिए। हाउ टू फिगर, मैंने यहाँ पर जो फिगर है उसको कैसे चॉकआउट करना है, कैसे वहां पे आपको क्या कंक्लूजन मिलेंगे। उसके बाद आपको वोकैबुलरी एंड ग्लॉसरी, आप एक राफ रिकॉर्ड बुक रखिए, वहां पर आप नोट करते जाइए, आपको कौन सा टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आया,
और उस चीज को आपको क्या करना है, उस चीज को आपको अपडेट करना है खुद को, फिर अगेन उसी पेपर को आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, इसलिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं, डिक्शनरीज मिल सकते हैं, आपका गाइड्स है, आपका सीनियर्स है, आपको इस फील्ड में हेल्प करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन कीजिए। और मैं बोलूंगा आप जो भी रिसर्च से कैसे जुड़े, वेदर टीचर और अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ टीचर, इट्स माय सजेशन टू अरेंज अ वीकली सेमिनार ऑन टू इट। आपका स्टूडेंट का क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, या आप एक खुद स्टूडेंट है तो आप आपका गाइड को ये प्रेजेंटेशन का थ्रू समझाने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या क्या नया चीज सीखा हूं। ओके, तो उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप, रीड फॉर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन बाय सेक्शन। जो पेपर आपका फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट है वहां पर आपको डिटेल में पढ़िए, डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिटेल थॉरोली उस चीज को स्टडी कीजिए। और उसके बाद क्या है, उस चीज को नोट करते जाइए और जो आपका लिटरेचर रिव्यू में बहुत हेल्पफुल होंगे। उसके बाद क्या है, रीड कंप्रिहेंशन सेक्शन बाय सेक्शन, ये चीज मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। और उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिसिज्म। ये एट द एंड आपका दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि ये जो चीज लिखा गया ये सही है या गलत है। सही है तो उसको चैलेंज करके आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट शो कर सकते हैं, या आप उसको सजेशन में भी लिख सकते हैं, ये आप उस जर्नल में भी लिख सकते हैं, उस एडिटर को भी लिख सकते हैं और उस ऑथर को भी लिख सकते हैं। और इसका आपको सपोज आपको ये चीज अच्छा लगे कि इस ऑथर के साथ आप कोलाबोरेशन में काम कर सकते हैं, तो आप आपका एमओसी बनाइए और इसके साथ कोलाबोरेशन में आप काम कीजिए। ऐसे ही आप एक अच्छा रिसर्च को प्रोसेस कर पाएंगे। रीड तो टिप्स ऑफ सक्सेस, तो यहाँ आपको कुछ चीज ध्यान में रखना है। रीड द पेपर व्हेन यू आर अवेक एंड इंटरेस्टेड इन रीडिंग। ये फॉर्मेलिटीज करने के लिए मत पेपर को पढ़िए। जब आप फुल्ली एंथुसियास्टिक है, फुल्ली ईगर टू अर्न द नॉलेज है, तभी आप इस चीज को स्टडी कीजिए। ओके, और उसके बाद क्या है, when you are reading, why you are reading determines you should read the abstract and introduction. Whether it is what to reading depth only, what skimming. That means पहले आप एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन को पढ़िए, वो आपका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो ही आप फुल पेपर में जाइए। और जब आप फुल्ली एंथुसियास्टिक है तभी भी आप इस चीज में जाइए। तो ये जो चीज अभी तक हम लोग जो चीज स्टडी किया, दिस इज ऑल अबाउट योर थिंग्स। यहाँ से इस चीज को आपको जानना है, समझना है, और इसका आगे आप लोग को क्या चीज करना है कि मैं आपको पहले बोला था, जब भी आप रिसर्च फील्ड में आ जाएंगे आपको इन नंबर ऑफ थिंग्स लिखना पड़ेंगे। वो चीज क्या क्या हो सकती है मैं आपको वो चीज समझा रहा हूँ। आउटलाइन एंड प्रपोजल, सिनॉप्सिस, समरी, registered report, research article, review article, poster slide, oral presentation, thesis and project report। यहाँ पर सीक्वेंस में मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये जनरली एमएससी एमफिल का एमफिल में थीसिस होता है, आपको एमएससी लेवल में लिखा जाता है। ये बहुत ही स्मॉल, ये ट्रेनिंग आपको पहले मिल जाता है। और जैसे आप कोई भी थीसिस करते हैं तो उसको सबसे पहले आपको आउटलाइन या प्रपोजल तैयार करना पड़ता है। प्रोजेक्ट भी आप सैंक्शन करवाना जाएंगे एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर तो आपको प्रपोजल लिखना पड़ेगा, अदर यू हैव टू राइट द आउटलाइन। उसके बाद आता है सिनॉप्सिस, समरी, रजिस्टर्ड रिपोर्ट, रिसर्च आर्टिकल। हर एक में ये जो जो चीज हम लोग बोले हैं इसी चीज को हम लोग को जस्ट थोड़ा बहुत सीक्वेंस चेंज करके लिखना पड़ेगा। लेकिन लिटरेचर रिव्यू हर एक चीज का लास्ट पॉइंट क्या है, लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू आप जब करेंगे यू शुड बी वेरी मच केयरफुल, और आप जितना स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू कर पाएंगे उतना ही आपका थीसिस या राइटिंग स्ट्रेंथन होंगे। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट जो चीज होता है, ठीक है, वो तो मैं अभी तक थीसिस का रिसर्च पेपर के बारे में बोला था। जैसे बॉडी ऑफ रिपोर्ट या थीसिस कैसे होता है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस, डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड मॉडल। दैट मीन ये चीज आपका लिटरेचर सर्वे स्ट्रॉन्ग हो, पेपर को आप समझे
बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे देखिए, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ये चीज आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन से मिल जाएगी। इफ यू आर मास्टर इन इट, तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट रिजेक्टेड नहीं हो पाएंगे, आप उसको प्रॉपर वे में डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि आप हाइपोथेसिस में स्ट्रांग होते हैं। वहां पर आप क्या कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहे हैं, उस चीज का आपके पास क्लियर है, और उसके लिए आप कौन सा मॉडल डेवलप करेंगे, तो वो चीज आपके पास क्लियर है। तो बिफोर राइटिंग अ रिपोर्ट, तो वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, लेकिन आपको उसके लिए एक मॉडल को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लाइक दिस वे, इसके लिए हम लोग के पास ये सब चीज का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और एट द एंड मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपको कोई पेपर भी समझ में नहीं रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहे, लेकिन घबराना नहीं है, बिकॉज लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो लगन से काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड आई डेफिनेटली से दैट यू कैन अचीव योर गोल वन डे, डेफिनेटली। इसी के साथ मैं मेरा लेक्चर को यहाँ पर ही विराम देता हूँ, और मैं इस ग्रुप को डिस्कशन के लिए चालू करता हूँ। प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन।